केमिस्ट्री इज बेवफा, रात को याद और दिन को सफा। कुछ नहीं तो सही, फिर भी तजुर्बा ही सही। हर किसी को इंतज़ार तो सवेरा होने का होता है, लेकिन सब्र तो रखो, रात के अंधेरे के बाद ही वो आएगा। टूट कर भी जो मुस्कुरा दे, उसे भला कोई कैसे हरा दे। Welcome Rajkrishna, थैंक यू सर। and many congratulations for this grand success. थैंक यू And आपकी सफलता के ऊपर, जिसमें मुझे अपनी भी सफलता नज़र आती है, मैं अपने हाथ से आपको मीठा खिलाना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बैठो। सर मैं भी आपको खिलाना चाहूँगा सर। श्योरली। यस सर। गुड, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। So दोस्तों, today we are having another very deserving success in form of Raj Krishna. Raj Krishna, first of all, again a great and you can say very sincere congratulations from us and our team that you got this success. And Raj Krishna के बारे में मैं छोटी छोटी बातें बताना चाहूँगा। एजुकेशन का एक बैकग्राउंड था जो इनके फादर के रूप में इन्हें देखने को मिला कि वो टीचर भी थे, और एजुकेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि जब एक बच्चा, एक परिवार का सदस्य बहुत टेंडर एज में एक बहुत अच्छी सफलता को लेके आता है, एक सिविल सर्वेंट बनता है। राजकृष्णा की रैंक तो अच्छी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें इंडियन पुलिस सर्विस ही मिलेगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व है। लोग समझते ज़रूर हैं कि वो सिक्योरिटी से डील करते हैं, बट ये एक सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, और सिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है या समस्या है वो बाद में आती है। राजकृष्णा, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और इन सारी की सारी बातों में जो भी लोग देख रहे हैं, ये आपके या तो फॉलोअर बनेंगे या फिर आपके जूनियर होंगे। एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो ये लोग फॉलो करेंगे अपनी तैयारी को लेके। तो हम लोग बात शुरू यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले सिविल सर्वेंट बनने का जो ख्वाब था, वो कैसे और कहाँ से आया? सर इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर के बाद आई थिंक हमें अपना करियर डिसाइड करना होता है कि हम किस फील्ड को चुनेंगे। तो सारे जो फील्ड्स अवेलेबल थे उस समय, चाहे सॉफ्टवेयर या डेटा साइंस या कोर केमिकल इंजीनियरिंग, तो एक फील्ड सिविल सर्विसेज का भी था। और सिविल सर्विसेज क्योंकि उसका एक सोशल इम्पैक्ट रहता है और एक एबिलिटी रहती है टू प्रमोट अ चेंज इन द सोसाइटी, एंड हम जब भी रोड पे निकलते हैं या किसी से भी बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ तो गलत दिखता है जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर पाना, उसको बदलने में, तो मेन वो मोटिव था सिविल सर्विसेज चुनने का। और वही फिर मैंने कॉलेज के बाद किसी और फील्ड में ना जाके सीधे सिविल सर्विसेज को ही चुना था सर। तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन हर साल अटेम्प्ट दिया। दैट्स गुड। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राजकृष्णा ने IIT गुवाहाटी से केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और केमिस्ट्री ही ऑप्शनल रखा, जो अपने आप में थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, खुद की मेहनत होती है, एक बैकग्राउंड है, उसका सपोर्ट ज़रूर रहता है, लेकिन अपने आप में हिम्मत दिखाना, उस ऐसे इंटरेस्ट, ऐसे ऑप्शनल में इंटरेस्ट लेना जो अपने आप में बहुत ज़्यादा फेथफुल नहीं होता। क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में कहावत है राजकृष्णा, मेरे भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, कि केमिस्ट्री इज़ बेवफा, रात को याद और दिन को सफ़ा। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेम तो है नहीं मैथ की तरह, कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, एंड केमिस्ट्री के सब इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो केमिस्ट्री बाई चांस यदि कोई लेता है या टेक्निकल लेता है या ऑप्शनल, के पीछे क्या डिसाइसिव फैक्टर्स होते हैं? मैं वैसे तो ये क्वेश्चन सबसे ही पूछता हूँ, बट फिर भी आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा इसमें। सर मैंने केमिस्ट्री लिया था क्योंकि मैंने सिलेबस को देख के केमिस्ट्री लिया था, तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी एक मिसगाइडिंग पिक्चर देता है केमिस्ट्री का सिलेबस। क्योंकि हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ओह ये तो कवर्ड है, पेपर 1 पूरा कवर्ड है, पेपर 2 आधा कवर्ड है, बस आधा पेपर करना है, तो चलो ये ऑप्शनल ले लेते हैं। तो मेरी प्योर वही मंशा थी केमिस्ट्री चुनने की, लेकिन उसमें थोड़ी खामियां हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली उस सिलेबस से ही आते हैं, बट वो इतने डीप रूटेड रहते हैं, इतने अलग तरह के क्वेश्चन रहते हैं
कि सारे तरह के क्वेश्चंस कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। राइट। तो पूरा सिलेबस या पूरी थ्योरी करने के बाद भी बात आ जाती है कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और कितनी किताबें आपने सॉल्व की हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा टफ ऑप्शनल हो जाता है, मेनली क्योंकि वो जो परफॉर्मेंस है वो पेपर डिसाइड करता है, ना कि आपकी प्रिपरेशन। हाँ, मैं कभी इसमें मार्क्स के बारे में भी आना चाह रहा था। हालांकि मार्क्स थोड़े से जैसा राजकृष्णा ने बता पाया कि थोड़े कम थे, तो कैसे बैलेंस हुआ ऑप्शनल एंड जीएस एंड ऐसे पेपर? सर, पेरेंट्स की विशेस थी, फ्रेंड्स की भी वेल विशेस थी। तो मेनली मेरे केमिस्ट्री में 231 मार्क्स ही हैं और जीएस में मेरे ओवरऑल 420 के अराउंड है और एसए में 141 है। तो आई थिंक एसए से काफ़ी एज मिला मुझे। तो या ये बात सच है कि एथिक्स का पेपर या ऐसे का पेपर या इंटरव्यू के मार्क्स कहीं ना, और ऑप्शनल के मार्क्स भी साथ में रैंक बना रहे होते हैं, या फिर सिलेक्शन में इनमें से कोई एक जगह पे आपको अच्छे मार्क्स मिले हुए होते हैं। और जैसा आपने मेरे को पिछली बात में बताया कि इंटरव्यू में आपके 184 यस, मार्क्स आए, जो अपने आप में बहुत डिसेंट भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे मार्क्स, रेस्पेक्टेबल मार्क्स बनते हैं। तो ये टोटल एक कुल मिला के कुमुलेटिव सक्सेस बनी। यस। एंड नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट कि जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, इसको लेके टाइम मैनेजमेंट जो है अपने आप में इशू बनती है कि केमिस्ट्री को भी टाइम एलोकेट करना है, यस। और इसका कोई कनेक्शन भी नहीं है कि भाई पॉलिटी से कुछ कनेक्शन हो या ज्योग्राफी से कनेक्शन हो या इकोनॉमी से कनेक्शन हो या एथिक्स से, कुछ भी नहीं है। तो ये टाइम मैनेजमेंट अपने आप में ओवरऑल एक सिनेरियो है। सो सम ऑफ द पीपल हु आर हैविंग रिमोट टेक्निकल सब्जेक्ट अवे फ्रॉम जीएस टेस्ट, यस। सो कुछ एक इनपुट आप देना चाहो स्मार्ट वर्क के लिए प्लीज? सर, तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली इजी हो जाता है अगर आपके जो भी आपका टेक्निकल ऑप्शनल है उसके शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास प्रिपेयर्ड है, तो आप उनको अराउंड हाफ एन आवर में एक टॉपिक गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपके पास 5 to 6 पेजेस के शॉर्ट नोट्स टॉपिक वाइज अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं तो। और थियोरी पढ़ना एक्चुअली टेक्निकल ऑप्शनल में काफ़ी आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको उसी टॉपिक को फिर से पढ़ना है, आपको उस टॉपिक को फिर से सॉल्व करना है, उसके न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो मेन बात वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाती है तो इसलिए एक्चुअली एक तरह का ब्रेक भी रहता है केमिस्ट्री अगर कोई टेक्निकल ऑप्शनल ले रहा है तो। तो जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज पढ़ते पढ़ते अगर बहुत सारी बातें पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग थक गया है तो वो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रो है, बस एक छोटा सा प्रो है टेक्निकल ऑप्शनल का, बट कुछ कॉन्स भी हैं डेफिनेटली। जैसे सर, कॉन्स में सबसे पहला तो यही कि प्रिपरेशन से ज़्यादा पेपर डिसाइड करती है परफॉर्मेंस, एंड सेकेंडली मार्क्स भी थोड़े नॉर्मलाइजेशन के कारण थोड़े फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, क्योंकि अगर पूरा पेपर आपने अच्छे से भी किया है तो भी श्योरिटी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि हो सकता है सबने ही अच्छे से किया हुआ। और कई बार पेपर बहुत टफ रहता है और अराउंड मैंने जैसा 2020 में अराउंड 80 to 90 मार्क्स का पेपर छोड़ ही दिया था, लाइक अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बहुत ही टफ रिएक्शंस थे जो मैंने सुने ही नहीं कभी। तो तब भी मेरे पेपर 2 में 104 मार्क्स आए थे, क्योंकि पेपर इतना टफ था कि सबके साथ ही वैसी सिचुएशन थी। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। इवन प्रीलिम्स में भी, हालांकि यहाँ से ऑप्शनल, रिमोट ऑप्शनल से कुछ हेल्प नहीं मिलती है, but you were giving mains after mains, so prelims was not the problem. But can you tell that about the prelims also, that away from the optional when there is no help, Yes. and you were also clearing prelims, how it was, or it is just a coincidence? So it is definitely a fluke. There is no perfect strategy to prelims. I have been very fortunate to clear prelims 3 times in a row. But there is one basic thing that I always tell, that you cannot do mistakes in the basic books or the basic syllabus, that is in questions from polity or modern history and economy and geography. If you are doing mistakes in these 4 subjects, then your chances are low, because all other questions are the same for everyone and they are equally unknown or tough for all, and everyone is marking just random guesses in it. Not perfectly random, but intellectual guessing. I understand. But what you know with surety and what you have read in the basic books, that you cannot do wrong. Yes. So that is the main crux for prelims, I think. Very rightly he has said that
प्रीलिम्स के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तैयारी भी कुछ नहीं होती है, तैयारी हमेशा मेंस की होती है, प्रीलिम्स की केवल प्रैक्टिस हो सकती है। एंड उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग के अंदर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लेके फिगर आउट करना है कि नेगेटिव मार्किंग आपके केस में कैसे आप हैंडल करोगे। ज़्यादा इंट्यूटिव गैस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं या केवल श्योर शॉट में ही आप थोड़ा सा काम बना सकते हो, बट स्टिल कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चंस के लिए। सर इन प्रीलिम्स rarely anyone knows more than 35 questions. Like, Yes, even 35. even rank 1 or people who are not getting you are right in selected. that. Hmm. So people mark guesses for the 50 to 40 questions, and but they know what they have to mark. They don't know if it will be correct or not. I think in his case, the intuitive guess, which we say that risk, calculated risk that he was taking. But yes, you had chemistry optional, but one is having like PSIR or geography. Yes. So it's but natural that his strength is or her strength is more. Definitely. So it goes from 35 to around 50, 45 questions. Okay. Because like that. But yes, then after 45 there are 35 questions, and half of the 35 probability wise you have to take as part of the calculated risk in like 30 minutes after 1.5 hours is over. Yes. So that way, that is the decisive factor. And many people, like I came across as student, like intuitive guesses were not working for that person. So he was playing the game on the basis of short things. So it depends, because you may be in remote case, but in general, intuitive guesses are something which is very important. And in most of the cases, he is very right that 35 to 40 question, or maybe 45 if your optional is PSIR, geography or allied humanity subject. So of course there are overlapping areas. Yes. Now apart from this, the Delhi environment, your home, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ने में आपको आसानी रही कि भाई दिल्ली में आके ही पढ़ना है तो बहुत मैजिक हो जाता है, या क्या एक हेल्प होती है, या क्या नेगेटिव भी हो सकता है? सर एक्चुअली वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं कुछ दिन कोरोना के टाइम पे घर पे भी था, लेकिन मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी घर पे। मैं थोड़ा ज़्यादा मूवीज़ देखता था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं फिर दोबारा से दिल्ली आ गया था 2021 अटेम्प्ट के लिए। राइट। और फिर यहाँ पे रोड पे निकलते ही एक्चुअली एस्पिरेंट्स बात करते हुए दिखते हैं और लाइब्रेरी जाते हुए दिखते हैं, तो एक डर सा लगता है और उससे थोड़ी पढ़ाई हो जाती है। अच्छा, एक माहौल बनता है कि भाई लाइब्रेरी में आप गए हो कि बगल वाला भी पढ़ रहा है, इधर भी पढ़ रहा है, तो हमें भी पढ़ना है, कंपटीशन वाली बात है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज गिविंग यू मोमेंटम, बिकॉज़ दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक। मंदिर लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे मोटिवेशन मिल जाता है। सो लाइब्रेरी ये एक अपने आप में सही बात है कि एक इकोलॉजी टोटल मिल जाती है। खाना भी उसी तरीके का है, रोड पे भी जा रहे हैं तो हर कोई अपने दिमाग में उसके चेहरे पे ही कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया होगा। बातें भी चाय पीते वक्त वैसी ही हो जाती हैं। नाउ एनी स्पेसिफिक मैसेज टू योर व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स, कुछ भी आप देना चाहो वो आप बता सकते हो जो उनके लिए बहुत यूज़फुल हो। मैं कुछ मैसेजेस बोलना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहे थे आफ्टर सक्सेसिव अटेम्प्ट्स। तो जब 2018 का प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि कुछ नहीं तो सही, कुछ नहीं फिर भी तजुर्बा ही सही। सो दैट वाज वेरी एनकरेजिंग। एंड इन 2019 मेंस व्हेन आई फेल्ड, देन माय फ्रेंड सेड व्हाई डू वी फॉल ब्रूस। सो इन Dark Knight movie, he says to Batman, Bruce Wayne's father says to Bruce Wayne, and this time my motto was टूट कर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। So actually the game is of perseverance and UPSC is checking who will not quit the race. So that is the ultimate game I think. सही बात है। हर किसी को इंतज़ार तो सवेरा होने का होता है, लेकिन सब्र तो रखो, रात के अंधेरे के बाद ही वो आएगा। तो यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट दैट टू। माय लास्ट क्वेश्चन थी, हमारे यहाँ पर जो जैसे मॉक इंटरव्यू पैनल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेफ एंट्रीज में आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस थे ही। ऐसा कोई क्वेश्चन जो रियल इंटरव्यू में आया हो और आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो हमारे साइड से उस चीज़ को लेकर? सर मेरा मोस्टली इंटरव्यू अराउंड डेफ ही था, तो इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस ओवरलैपिंग थे, जैसे कि रेकरिंग फ्लड प्रॉब्लम्स इन असम एंड बिहार। आई थिंक यहाँ भी मुझसे पूछा गया था और वो वहाँ भी काम आया था। इसके अलावा वाई बिहार इज़ स्टिल अ बीमारू स्टेट, या फिर
how you will use my hobby was podcasting, so it was asked in DEF questionnaire also how podcasting will be used in administration, so it was asked there as well, and also how it will be used in education, since I have an education background. Right. So many questions in education were also quite overlapping. Yes, I can recall that podcasting, even web series, and making some of the Yes, web application tools. Yes. web tools. That was, I think, we have also covered that. Yes. You're right, please. Now, friends, this was the talk, and with means loads of messages were there, useful for your journey for success, and I think you will be making use of it. Once again, from your side, many blessings are needed for him for the years to come. बड़े लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, जिससे कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से निभा पाएँ और एजुकेशन से जुड़े रहें. जहाँ जहाँ पे भी छोटे लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये कहीं पर भी गाइडेंस मिलने का या देने का इनको मौका है तो ये हमेशा दे पाएँ, और ना दें तो पूरी की पूरी कंप्लेन भी रहनी चाहिए कि टाइम नहीं दिया गया. But as part of community policing, if you are in police, and as part of democratic policing, it will be the responsibility कि education के मामले में एक role model बन के निकलना है. Definitely. Congratulations once again and wish you all the very best for the years to come. Thank you very much. Yeah, thanks.